हेलो गाइस, वेलकम टू रिटो स्टडी वाइंस। आपके अपने चैनल रिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। और कल हम लोग जो है, आपको पता है 400 क्वेश्चन तक हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग जो है 401 नंबर का जो है क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैंने कल आपको अच्छे से जितने भी पुराने क्वेश्चन थे मैंने सब जो है रिवीजन करवा दिया था, और मैंने बताया था कि आपको क्लास के अपडेट के लिए जो है आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप भी चैनल भी जो है इसी में दिया हुआ है। ठीक है। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास की अपडेट मिलती है वहाँ पे। ठीक है। क्लास की अपडेट मिलती है। और पीडीएफ चाहिए आपको कोई भी बुक का, तो कोई भी बुक का पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ठीक है। स्क्रीन पे भी नंबर दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चाहे आप पब्लिकेशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए, मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रही है। और लोकसभा की सभापति जो है प्रतिभा पाटिल जो है नहीं रही है। बलराम जाखड़, पीए संगमा और सोमनाथ चटर्जी जो है ये रहे हैं। ये सभी रहे हैं। तो प्रतिभा पाटिल की बात कर लेते हैं। ये कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रही है। प्रतिभा सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा है। ये बात आपको याद रखना है कि जो कार्यकाल है इनका वो 2007 से लेकर 2012 तक रहा है। बलराम जाखड़ 1980 से लेकर 1989 तक जो है, और सोमनाथ चटर्जी 2004 से लेकर 2009, ये सभी जो है लोकसभा के सभापति रहे। ये सभी लोकसभा के सभापति थे। चटर्जी हो गए, जाखड़ हो गए, संगमा हो गए। लेकिन प्रतिभा सिंह पाटिल जो है वह राष्ट्रपति थी 2007 से लेकर 2012 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रतिनिधि सभा के अस्थाई यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष जिसको बोलते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस पद के लिए जो है नाम की अनुशंसा केंद्रीय मंडल द्वारा की जाती है, बिल्कुल नहीं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। भारत के प्रतिनिधि सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्मित लोकसभा की बैठक से ठीक पहले अपना पद जो है खाली कर देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है नियुक्त करता है। इस पद पर जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है। वह निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती है। जितने जो है अध्यक्ष के पास शक्ति होती है, सारे के सारे प्रोटेम स्पीकर के अस्थाई स्पीकर के पास यानी कि उसके पास भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की नियुक्त बैठक कर सकता है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों का, गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकता है, या प्रधानमंत्री कर सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है एक जो है सही हो जाएगा। ठीक है, वो गलत मैंने ऐसे लिख दिया इसमें। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति था नहीं इसमें, तो राष्ट्रपति था नहीं इसमें, पता नहीं चला मुझे। देखो हमारा आंसर सही है। किसी विधेयक पर जो है संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की जो है व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 168 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ये मैंने कल बार बार पढ़ाया था। 108, सॉरी 168 बोल रहा हूँ मैं। 108 में बार बार मैंने कल पढ़ाया है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है, तथा इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष दायित्व जो है संभालता है। वह भी अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इस दायित्व को निभाता है। यदि उपरोक्त उपरोक्त में से कोई भी उपस्थित ना हो, तो दोनों सदनों की सहमति से संसद का कोई अन्य सदस्य जो है इसकी अध्यक्षता करता है। तो बहुत सारे इसके हो सकते हैं अध्यक्ष, लेकिन अध्यक्षता लेकिन होगी होगी। चौथा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे। भारत के संसद का जो है हर्बर्ट बेकर, इनका नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट बेकर का। भारतीय संसद के वास्तुकार जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों का नाम याद रखिएगा आप, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसकी आधारशिला फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा जो है रखी गई थी।
लगभग 6 वर्षों बाद 18 फरवरी 1927 को इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इसके निर्माण में लगभग जो है 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। 1827 में जो है उद्घाटन हुआ था इसका, संसद का, भारतीय संसद का। 1927 में, सॉरी, 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। 83 लाख रुपए जो है खर्च हुआ था। वर्तमान में नई संसद के निर्माण के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का जो है प्रस्ताव दिया। इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखा गया। 28 मई 2003 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। नए संसद के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। आपका इनका नाम याद रखना। जो नए संसद है उनके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। पहला वाला संसद 1927 को किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने बनाया था और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। दोनों ने मिलकर 1927 में, और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन जो नया संसद है 2023 में बना, मई 28 मई 2023 में बना, और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और उसके वास्तुकार जो है विमल पटेल थे। आपको नाम जो है याद रखना है, पुराने संसद के भी वास्तुकार के और नए संसद के वास्तुकार के। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 को सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन बार बार आया था। 250 अधिकतम सीटें हो सकती है, वर्तमान में 245 है। 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। वो जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए वो 12 के 12 व्यक्ति। अगला है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो है कौन होता है? स्पीकर होता है। भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन जो है कहा जाता है। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को जो है ऊपर का सदन जो है कहा जाता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी स्पीकर होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन जो है इसको हटा दिया गया। 2 आरक्षित सीटों को जो है समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, 2 आरक्षित सीटें जो है समाप्त कर दी गई। अभी मैक्सिमम जो है कितनी हो सकती है? वो 550 ही हो सकती है। ठीक है, 550 हो सकती है लोकसभा। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। 550 जो है इसकी अधिकतम सीटें हैं। और कितना 543 सीटों पे जो है वोट होता है, याद रखिएगा। क्योंकि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों को बनाना अथवा वर्तमान राज्य सीमाओं में परिवर्तन करना कौन सा निगम संगठन सकता है? बी, संसद ही कर सकता है सारे काम। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो है भारतीय संसद को यह अधिकार होता है कि वह नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकता है। ठीक है, संघ में शामिल कर सकता है। और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में आदि में जो है अ, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में जो है वह कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है, याद रखिएगा। ये 408वां है। क्षेत्र के हिसाब से लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। क्षेत्र के हिसाब से लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है लद्दाख है। लद्दाख वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें केवल एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो क्षेत्र के हिसाब से लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? वह लद्दाख है।
हेलो गाइस। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम्म, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? तो 408वें नंबर पे पहुँच गए थे हम लोग कि क्षेत्र के हिसाब से जो है लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र के हिसाब से जो है लद्दाख है, याद रखिएगा। इनमें से लद्दाख है। लद्दाख जो है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें केवल एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला है यहाँ पे 409वां क्वेश्चन कि किस स्थिति या स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य जो है जो है निर्हित किया जा सकता है। तो किस स्थिति में? यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद पर जो है लाभ का पद जो है धारण करता है। निर्हित मतलब क्या होता है? नहीं कि निकाल दिया जाता है। निर्हित मतलब क्या होता है? कि निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो निर्हित मतलब होता है कि निकाल दिया जाना। तो अगर वो भारत सरकार के अधीन लाभ पद पर जो है धारण करता है तब निकाल दिया जाता है। यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित हो जाता है तब निकाल दिया जाता है। यदि वह अनुमक दिवालिया हो तब भी निकाल दिया जाता है। तो तीनों स्थिति में जो है आप निर्हित किया जा सकता है लोकसभा के सदस्य को, मतलब निकाला जा सकता है। तो पढ़ते हैं इसका थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन। संसद भारत की सर्वोच्च विधि अ, निर्मात्री संस्था है। संसद का गठन जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करता है, किंतु दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता जो है वह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का जो है सभापति द्वारा किया जाता है। अगर वो इन तीनों में से किसी से भी जो है गुजर रहा है तो वह जो है अयोग्य घोषित हो जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए? अगर आप संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी कम से कम जो है वह आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए संसद के लिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अ, मतलब कि संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की जो है कम से कम जो है लोकसभा की 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दोनों में अलग अलग है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। और लोकसभा जो है आपको पता है कि यह निम्न सदन है, यानी कि निचला सदन है, निम्न सदन है। तो इसमें जो है आपका कम से कम जो है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। उसमें आपको जो है 30 वर्ष जो है मांगता है। ये बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो सी जो है प्रश्नकाल यानी कि उस समय जिस समय प्रश्न पूछा गया था तो उस समय मीरा कुमार था। यानी कि देखिए 2012 का यह क्वेश्चन है। तो उस समय मीरा कुमार जो है लोकसभा का अध्यक्ष था, लेकिन अभी जो है ओम बिरला जी है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार थे, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है अलग से शपथ नहीं लेता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है अलग से शपथ नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा जो है समर्थित होना चाहिए? तो कितने सदस्यों द्वारा जो है? 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आपने पढ़ा होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम जो है 50 सदस्यों की समर्थन होनी चाहिए। कुल निर्वाचन सीटों का जो है 1/10वां भाग होना चाहिए। विश्वास प्रस्ताव एक संसद, क्योंकि देखिए कुल कितने हैं? 500 है। ठीक है, 500 है। और कितना में चुनाव होता है? 445 के या 43 में, है ना? 443 में चुनाव होता है। और उसका कम से कम 50 होना चाहिए, क्योंकि 50 क्या होता है? 50 होता है 1/10 भाग होता है 500 का। तो इसीलिए 1/10वां भाग याद रखिएगा, या 50 सदस्य याद रख लीजिएगा। दोनों में से कोई भी एक याद रहना चाहिए। एग्जाम में क्या पता दोनों में से कोई पूछ दे। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु मैंने बताया था, जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है और उसके लिए जो है 30 वर्ष चाहिए। 25 वर्ष किसमें चाहिए? लोकसभा में।
लोकसभा में। याद रखिएगा इस बात को। 21 वर्ष किसके लिए चाहिए? बालिग होने के लिए, लड़कों को, लड़के के लिए है ना, लड़के के लिए। 28 वर्ष किसमें मांगता है? किसी में नहीं मांगता। ये क्वेश्चन देखिए, ये ड्राइवर कांस्टेबल में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता, सॉरी सॉरी, राज्यसभा है ना यहाँ पे, संसद थोड़े है। राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वह भारत का उपराष्ट्रपति करता है, ये याद रखिएगा। राज्यसभा, राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का। राज्यसभा कौन सा होता है? उच्च सदन होता है। भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। राज्यसभा संसद का सबसे ऊंचा सदन है। इसके सदस्यों की कुल संख्या जो है 250 है। ठीक है, वो वर्तमान में जो है 245 है। इसमें 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला क्षेत्र से संबंधित होते हैं। राज्यसभा के लिए जो है कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसकी अध्यक्षता, याद रखिएगा, राज्यसभा की हमेशा हमेशा उपराष्ट्रपति करता है भारत का, है ना। और संसद की अध्यक्षता स्पीकर करता है। मैंने स्पीकर मार दिया था, दिमाग में रखा, कहा था। ठीक है, यह क्या करता है? संसद की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस जो है भेज देना देना होता है? कितने दिनों में कोई धन विधेयक जो है वो कितने दिनों में जो है वो होना चाहिए? 14 दिनों में। 14 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष। मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके एक तिहाई सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 का एक, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। और राज्यसभा की जो है अधिकतम सीटें 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 है। इसमें 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी जो है 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है जो कि है उच्च सॉरी न्यायालय। अब न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालय आ जाते हैं। अब जितने भी कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग जो है इसमें अब देखने वाले हैं इससे आगे। क्वेश्चन है 17 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो क्षेत्राधिकार की गारंटी जो है सर्वोच्च न्यायालय की, तो संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो अधिकार है वो आपको संविधान देता है। अनुच्छेद 32 के तहत मैंने बताया था बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश द्वारा जो है ये 5 रिट होते हैं। ठीक है, ये सब पता बताया था मैंने पहले। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश देश से पूर्व अनुमति लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने की या जारी रखने के लिए न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय का एदर्थ जो है न्यायाधीश वह नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? तो 135 जो है न्यायालय को शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। 135 मैंने बता दिया। और 144 क्या है? वह है सिविल न्यायिक प्राधिकरण कार्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य। अनुच्छेद 139 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की जो है शक्तियां प्रदान है। एक सेकंड में लाइव कर लेता हूँ सेशन को।
ठीक है। और 140 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियों का जो है प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त शक्ति का जो है प्रावधान है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबिस कॉर्पस बोलते हैं, हैबिस कॉर्पस न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा पत्र है जो निम्नलिखित में से किसे न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है वो सर्वोच्च, वो क्या होता है कि गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए व्यक्ति, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है जो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। तो यहाँ पे सबके बारे में बताया है कि आपको पता है 5 प्रकार की रिट जारी होती है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा जो है उत्प्रेषक उत्प्रेषण, और पांचवा जो है अधिकार प्रेषचालेख। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए व्यक्ति को न्याय के समक्ष लाना। परमादेश का मतलब होता है जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का जो है निर्वाह ना करे। जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह ना करे। लेख प्रतिषेध लेख मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा अर्ध न्यायालयों न्यायाधिकरणों को जो है जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मुकदमा के न्याय निर्णय के लिए जो है जारी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा आदेश। और अधिकार पृष्ठा मतलब होता है किसी पदाधिकारी के कार्य और पद से सशंकित होने की स्थिति में जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या जो है कितनी है? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बोला है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के बोलना है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सर्वोच्च संख्या जो है 33 कर दी गई है। पहले 30 थी। कितनी कर दी गई है? 33 कर दी गई है। अब 33 हो गई है। पहले कितनी थी? पहले 30 थी। चलिए, अगला है आपका, भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय कौन सा है? अपील का जो है उच्चतम न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय है। अब देखिए, भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय, तो भारत का उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। अपील का सबसे अच्छा जो है सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो है उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र इत्यादि के बारे में जो है वर्णित किया गया है। 124 से लेकर 147। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में जो है स्थापित किया गया था? 1866 में जो है, याद रखिएगा, इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। बम्बई का उच्च न्यायालय जो है 1862 में, पहले सबसे पहले बम्बई का, उसके बाद इलाहाबाद का आया था 1866 में। केरल का उससे भी केरल का जो है 1960 में आया था। और गुजरात का उच्च न्यायालय जो है 1956 में आया था। तो आपको याद रखना है कि जो बम्बई का है सबसे पुराना है 1862, और इलाहाबाद का जो है उसके बाद है 1866। ये बातें दोनों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भाषाई अधिकार की नियुक्ति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक, हम लाइव कर देते हैं, अल्पसंख्यक के लिए जो है विशेष अधिकार की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यक के
एक सेकंड मुझे लाइव ले लेता हूँ मैं थोड़ा सेशन को। ठीक है, अनुच्छेद 350 ए के तहत जो है राज्यों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि भाषाई तीन सौ एक के तहत जो है राज्यों को यह जिम्मेदार दिया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा जो है मुहैया मुहैया जो है कराई जाए। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट जारी करने का प्रावधान है। ये रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण पत्र, अधिकार पृष्ठा और प्रतिषेध। निषेधाज्ञा और उत्प्रेक्षण लेख न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो है निकायों के विरुद्ध जारी कर की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ऐसे व्यक्ति को जो है रिहा करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो 32 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट और 226 के अकॉर्डिंग जो है वो उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 266 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है घोषित करता है? तो 129। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्योंकि अनुच्छेद 129 जो है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अनुच्छेद 129 तो याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को प्रावधान है और यहाँ पे अनुच्छेद है। 129 क्या करता है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय में परिवर्तित कर देता है, या उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। 125 में क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों और अन्य लाभों से संबंध में है। 126 में क्या है? उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करना। 128 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप तक जो है फैला हुआ है? तो बम्बई उच्च न्यायालय। बम्बई उच्च न्यायालय का जो है न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जो है दमन एवं द्वीप तक जो है फैला हुआ है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय किस अंडमान निकोबार कहाँ पे है? यह कलकत्ता के जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, और जो पुडुचेरी है वो मद्रास के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, लक्षद्वीप और केरल जो है दमन और द्वीप बम्बई में आता है, दमन और द्वीप, और लक्षद्वीप और केरल जो है वह कलकत्ता नहीं, लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के, और अंडमान निकोबार समूह जो है वो कलकत्ता के। तो कुछ इसका याद रखना है। अगला है, भारत का संविधान एक डैश स्वीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। तो एकल स्तरीय, भारत का संविधान एक एकल स्तरीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली जो है प्रदान करता है। इस प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय उसके नीचे, और फिर जिला न्यायालय जो है आता है। तो एकल स्तरीय, भारत का संविधान एक एकल स्तरीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से पहले करने या फिर शक्ति का दुरुपयोग ना करने का आदेश देने के लिए जो है जो न्यायालय जो है वो जारी करता है? कौन सा है वो? परमादेश, यानी कि अपने शक्ति का आप जो है गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमारा आदेश है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय जो है यदि उच्च न्यायालय अपील करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने का आदेश को उलट देता है
और उसे मौत की सजा देता है, तो दिए गए श्रेणी के मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है? तो बी, आपराधिक मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार 134 के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसका हम लोग एनालिसिस नहीं पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर से जो है पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार और असमर्था। ठीक है। पद से हटाने के लिए जो है 2/3 जो है बहुमत की आवश्यकता पड़ती है न्यायाधीशों को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होता है कि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा जो है हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि वह लोकसभा से शुरू किया जाता है तो 100। यदि किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रारंभ किया गया हो, तब उसे कम से कम जो है 100 सदस्य के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है, जबकि राज्यसभा में इसका 50 सदस्य का हस्ताक्षर करना आवश्यक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार द्वारा परिवर्तित नहीं है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार द्वारा परिवर्तित जो है केंद्र और राज्य के बीच विवाद जो है वो प्रवर्तित नहीं है। बाकी सिविल केस हो गया, संवैधानिक केस और क्रिमिनल केस जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। मतलब केस से संबंधित बात करेंगे ना, केंद्र और राज्य के बीच का विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं निपटाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सिविल मामले, आपराधिक मामले और संवैधानिक मामले आते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच संघर्ष जो हो रहा है, विवाद जो हो रहा है, वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो अपीलीय के अंदर ना आके मूल में आता है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है। मेन है तो यह मूल में आ जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्य के बीच जो है विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता शुरू कर सकता है? तो मध्यस्थता और सुलह सुलह अधिनियम जो है वो 1996। मध्यस्थता सुलह अधिनियम जो है 1996। क्वेश्चन है, किस रिट के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त के आरोपों पर किसी निम्न न्यायालय का जो है अर्ध न्यायिक निकाय के किस मामले में रिकॉर्ड की मांग कर सकता है? तो उत्प्रेषण। रिकॉर्ड की मांग करना उत्प्रेषण कहलाता है। रिकॉर्ड की मांग करना उत्प्रेषण कहलाता है। अगला है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वो है अनन्य मूल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? कॉलेजियम प्रणाली, इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैलने के माध्यम से विकसित किया गया है, ये भी सही है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है, ये भी सही है। यह प्रणाली 2007 में शुरू हुई थी, बिल्कुल नहीं। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में हुई थी, 2007 में नहीं। यह प्रणाली भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। इसमें तीसरे जज मामला जो है 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से स्थापित किया गया था। इस प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठम जो है न्यायाधीश जो है वो शामिल होते हैं। क्वेश्चन है कि निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः प्रणाली कार्यालयिक कर्तव्य को जो है ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सा रिट
एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तो परमादेश। कौन सा? परमादेश। मैंडमस इसको बोलते हैं। परमादेश एक ऐसी रिट है जिसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत, सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके विधि द्वारा जो है, मतलब उसको जो है ढंग सिखाना, अच्छे से बताना कि आप जो है अपने कानूनी तरीके का जो है सही प्रयोग कीजिए, वो परमादेशी होता है, उसको आदेश दिया जाता है। अगला है डैश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई थी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तीन अलग अलग मामलों के परिणाम स्वरूप। क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है, जब जैसे ही तीन अलग अलग मामले आए, तीन अलग अलग मामले आए, वैसे ही जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कॉलेजियम प्रणाली भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रक्रिया है। यह 1993 में अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश सहित चार वरिष्ठम जो है न्यायाधीश होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश सहित दो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जो मेन होता है, उसके बाद जो है चार अलग से होते हैं। हाई कोर्ट में एक जो मेन होता है और उसके आसपास जो है दो अलग से बैठते हैं, तो आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है सरकार को कौन निर्देश दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालयों के जो है न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त जो है किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस अध्यादेश के लिए समझे जाएंगे। अनुच्छेद 124 का ब्लॉक 2। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करने की जो है शक्ति प्राप्त है? अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 226, और अगर सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 32। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 226 दिखेगा। 226 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो है, तो उच्च न्यायालय को देता है? यही बार बार बताया मैंने, बार बार बता रहा हूँ, 226 226 226। 44वां क्वेश्चन है, डैश भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं। कौन होता है अंतिम व्याख्याकार? वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वह अंतिम व्याख्याकार होता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संविधान का रक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए जो है कानूनों को रद्द करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 13, 12, 131 36 और 143 इत्यादि के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक जो है 2021 में लोकसभा में कब पेश की गई थी? तो 2021, 30 नवंबर 2021 को जो है वह की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने देश को एक महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की कि एक पुरुष हिंदू के मरणोपरांत उसकी बेटी पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व अर्जित के साथ साथ वह अन्य संपत्ति को भी जो है हासिल करने का अधिकार रखती है। तो यह कब जो है यह किया गया था? 20 जनवरी 2022 को बेटियों को पूर्ण अधिकार मिला था अपने पापा की संपत्ति में, अपने पिताजी की संपत्ति में।
तो 20 जनवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्णय दिया गया कि एक पुरुष हिंदू के मरणोपरांत उसकी बेटियां पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व अर्जित के साथ साथ अन्य जो है परिसंपत्तियों को प्राप्त करने की हकदार होगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है 2021 में उच्चतम न्यायालय ने कीर्ति बनाम डैश के घरेलू कार्यों की लैंगिक प्रकृति को मान्यता दी और कहा कि इसका आर्थिक महत्व है। तो कौन सा है? ओरिएंटल इंश्योरेंस। 2021 में उच्चतम न्यायालय के कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस, याद रखिएगा, कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2021 वाद में उच्चतम न्यायालय ने घरेलू कार्यों की लैंगिक प्रकृति को मान्यता दी तथा इसके आर्थिक महत्व को जो है स्वीकारा। अगला है भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह संपूर्ण और स्वतंत्र है। यह संपूर्ण और स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन आज का, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो 129। कौन सा? 129। 111 में क्या कहता है? इसके तहत जो है राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति दे सकता है या फिर रोक लगा सकता है। 119 का कहता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। 135 कहता है कि विद्यमान विधि के अधीन संघीय न्यायालय की जो है अधिकारिता और शक्ति का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अगला है न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य डैश की धारा 193 के तहत दंडनीय है। 50 क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। तो इस स्लाइड को पढ़ते हैं पहले अच्छे से। न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य भारतीय दंड संहिता इनके आईपीसी की धारा 193 के तहत जो है वो दंडनीय होता है। जो झूठी गवाही लेके आता है, झूठा साक्ष्य पेश करता है, तो याद रखिएगा, तो वह जो है दंडनीय है। इसमें दोषी को 7 साल का कारावास हो सकता है, जुर्माना का प्रावधान है। जबकि अन्य मामलों में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वालों को 3 वर्ष का कारावास होता है। अन्य न्याय संहिता 2023 में 23 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, धारा 224 में झूठे साक्ष्य को न्यायिक प्रक्रिया में देने पर 7 साल की कैद व 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। यह एक जमानतीय और गैर संज्ञेय अपराध है जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं है। यानी कि यह अपराध में आप समझौता नहीं कर सकते कि चलो सर आज से नहीं करेंगे, छोड़ दो, ऐसा नहीं है। सजा होनी ही होनी है। अगर आप झूठा पेश करते हो तो, झूठा अगर पेश करते हो तो आईपीसी की धारा 193 लगता है आप पे। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त कर दिया। 50 क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया। तो 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, हो सके तो ज़्यादा चलते हैं उससे, कि ज़्यादा ही हो जाए तो और बेटर है, क्योंकि आज पॉलिटी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, और कंप्यूटर का सेशन तो मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले लेके आऊँगा। पॉलिटी हमें ख़त्म करना है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो 451 का आंसर हो जाएगा 137। इसके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय संसद के जो है किसी भी निर्णय की समीक्षा कर सकता है 137 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है निपटाया जाएगा? तो यह आपका अनुच्छेद 71 में है। अनुच्छेद 71 में है कि अगर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है, उसमें कोई विवाद होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश इसका निपटारा करता है अनुच्छेद 71 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार
क्षेत्र के जो है बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधी को निरुद्ध करने की जो है उपाय प्रदान करता है। क्वेश्चन का लेवल देख लो भाई, क्वालिटी से क्वेश्चन का लेवल देख लो। तो भारत का जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 अ, अधिकारों अधिकारों गैर गैर दोषी आधारित कुर्की व भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है इत्यादि सारे के सारे है 2018 में जो है लागू हुआ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय 1800 कलकत्ता हाँ 1862 26 जून 1862। ठीक है 26 जून 1862। भारत का उच्चतम न्यायालय 1861 के तहत जो 1862 में 3 उच्च न्यायालयों का जो है गठन किया गया था। सर्वप्रथम 26 जून 1862 को जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन किया गया। पोर्ट विलियम में किया गया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है बॉनर्स पीकॉक थे, जिन्होंने 1 जुलाई 1862 को जो है कार्यभार संभाला था। कौन था? पीकॉक, बॉनर्स पीकॉक जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में हुई है। इसके बाद जो है मद्रास और बम्बई भी 1862 में ही उच्च न्यायालय बना है। वर्तमान में 25 राज्यों में जो है उच्च न्यायालय है। 28 में से 25 राज्यों में जो है उच्च न्यायालय है। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो कहाँ पे है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का? तो इलाहाबाद ऑप्शन में होगा, तो उसको मत मारिएगा, तो लखनऊ में होगा। होगा लखनऊ में। लखनऊ क्या है? यूपी का। इलाहाबाद जो है उच्च न्यायालय को लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो लखनऊ वो लेकिन वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि सबसे पुराना न्यायालय है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? कुटुंब, तो कुटुंब न्यायालय जो है लागू किया गया था। कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है 1984 में लागू किया गया था। कब? 1984 में। 84 को पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिए जो है अधिनियम किया गया था, जिससे सुलह को बढ़ावा दिया जा सके और विवाह अर्थात पारिवारिक मामलों एवं संबंध विवादों का जो है त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि 25 है ना। भारत में 25 है ना शायद। एक सेकंड देख लें दोबारा हम लोग। हाँ, तो ऑप्शन ही गलत है। भारत में 25 जो है उच्च न्यायालय है। 2019 के क्रम के संख्या पर जो है 23वां उच्च न्यायालय तेलंगाना, 24वां जो है आंध्र प्रदेश और 25वां जो है जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बना है। बात तो है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख न्यायालय की स्थापना जो है 1928 में की गई थी। उच्च न्यायालय का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 236 तक में जो है वर्णन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ संबंधित राज्यपाल के द्वारा जो है दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। बार बार हमने बताया था 124 के तहत। अगला क्वेश्चन है मामलों को अदालत के बाहर सौहार्दपूर्ण जो है निपटाया जाता है। मामलों को अदालत के बाहर सौहार्दपूर्णता निपटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर लोक अदालत। कौन सा? लोक अदालत। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जो है निचला अदालत है? उच्च, सर्वोच्च, नेशनल ट्रिब्यूनल, जिला। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला। तो सर ऊंचा जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर जिला एवं सत्र न्यायालय है। 261 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालयों के जो है राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। 217 के तहत जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान के उच्च न्यायालय के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो है सलाह पे की जाती है। तो राज्यपाल सही आंसर है, हम थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया। और टोटल जो है 25 जो है हाई कोर्ट्स हैं। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा वृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर 34 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का जो है कार्यकाल 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में जो है 62 वर्ष है। आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय में जो है अगर आप न्यायाधीश को मिला देते हैं तो टोटल जो है 34 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर तो 33 जो है न्यायाधीश होंगे। आपको इस बात का ध्यान देना। जिला न्यायाधीश कौन से मामले जो है सुन सकता है? जो जिला महादेव वो सिविल मामले ही सुनता है सिर्फ। जिला न्यायाधीश जो है सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के जो है मामलों की सुनवाई कर सकता है। वह मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों का प्रयोग कर सकता है। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। भारत का उच्चतम न्यायालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ और अध्याय 4 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में निहित है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। अब हमारा 16वां चैप्टर खत्म हो गया न्यायालय से संबंधित। अब हमारा आता है राज्यपाल। कौन सा क्वेश्चन आता है, टाइप आता है अब हमारे पास? राज्यपाल आ गया। हाँ हाँ। राज्यपाल आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल स्टार्ट कर देते हैं अब। तो 65वां क्वेश्चन है हमारा राज्यपाल वाले सेशन का जो है। ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? यानी कि विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति। तो अनुच्छेद 200 कौन सा जाएगा? अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जो या तो सहमति दे सकता है या सहमति पर जो है रोक लगा सकता है। सहमति को रोक सकता है या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है कि हाँ, पहले जब तक इसको राष्ट्रपति नहीं देखेगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। राज्यपाल सदन या सदनों का पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले संदेशों के साथ जो है विधेयक को पास कर सकता है। तो अनुच्छेद जो है 200 जो है ये पावर देता है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, डैश को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा कि नहीं होगा। याद रखिएगा, जब राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल ही जो है यह निर्देश दे पाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के डैश सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है 1/6। राज्य विधान परिषद के जो है साफ क्यों नहीं आ रहा है? राज्य विधान परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? न्यायपालिका की शक्ति होती है, कार्यपालिका की शक्ति होती है और विधायिका की शक्ति होती है। जो भी राष्ट्रपति के पास होती है वो सारी शक्ति इसके पास होती है।
लेकिन राजनयिक सैन्य शक्ति इसके पास नहीं होती है, ये केवल राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन हो जाएगा कि राज्यिक सैनिक शक्ति जो है इसके पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। अगर मंत्रियों ने राज्यपाल को सलाह दे दी है तो यह 163 में वर्णित है कि किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी। 163 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यों में डैश की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। जब तक आप राज्यपाल की सिफारिश नहीं करते हो तब तक कोई अनुदान नहीं की जाएगी। बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 में राज्यपाल को अनुपूर्ण अतिरिक्त अनुदान की वित्तीय शक्तियां जो है प्राप्त होती है। पहला, राज्यपाल के सहमति के बिना किसी तरह का अनुदान मांग जो है नहीं की जा सकती। उसके बाद वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। 71वां क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक हो। भारत के राष्ट्रपति देश के किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति के पास यह पावर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर जो है व्यक्त किया जाता है? अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका जो है राज्यपाल पे जाएगा। किस पे जाएगा? राज्यपाल पे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह है आपका राज्यपाल। अच्छा, को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पे जनजातीय लोग ज़्यादा रहते हैं तो जनजातीय कल्याण मंत्री को जो है राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा था यार, ये मुझे भी नहीं पता था। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे जो है आदिवासी जनजातीय लोग ज़्यादा रहते हैं। जनजातीय कल्याण मंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। आदिवासी विकास परिषद की अगर बात कर ले हम लोग, आदिवासी विकास परिषदें भारत के विभिन्न राज्यों में आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए जो है गठित की जाती है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ ले सकता है या प्रतिज्ञान कर सकता है? अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है और राज्यपाल को शपथ लेना है तो वह किसकी उपस्थिति में जो है शपथ ग्रहण जो है कर सकता है? वह जो है उच्च न्यायालय के उपबंध वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत न्यायाधीश नहीं, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं, राज्य विधानमंडल के सचिव नहीं, तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश उससे ले सकता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 159 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है राज्यपाल शपथ ग्रहण करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विधायिक विधायिक प्रक्रिया बाधित ना हो और संवैधानिक प्रावधानों का पालन हो। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? अब राज्यपाल जो है अध्यादेश बनाता है वो है 212 213। ठीक है, और 123 जो है वह राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी करता है। राज्यपाल जो है 213। यहाँ पढ़ते हैं
राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति जो है 123 में है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट, और राज्यपाल के पास जो है 213 में है। इतना ही बस आपको याद रखना है। अगला है जुलाई 2021। देखो ये क्वेश्चन 22 में पूछा गया है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट बनेगा अच्छे से, आपको अच्छे से ध्यान देना है। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए मतलब नियुक्त होने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में जो है इस्तीफा दे दिया था? वो थे थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी करना पड़ेगा आपको अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या और उसकी सेवा की शर्तों का जो है निर्धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है? तो वो है 123, अध्यादेश से संबंधित है 123, और राष्ट्रपति के पास है 123। यहाँ 213, यहाँ पे 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 कुछ शर्तों को पूरा करने पर कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के जो है विश्रांति काल में अध्यादेश स्थापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा जो है प्रत्याहूत किया जा सकता है? तो किसके द्वारा प्रत्याहूत किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका प्रावधान किया गया है कहाँ? 153 में राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य में, तो 153 में इसका प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल जो है वह नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ कुछ सदस्यों को डैश द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद, राज्य का विधान परिषद के सदस्यों को जो है राज्यपाल। भारत के भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। तो भारत में जो है विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है, इस बात का खास ध्यान रखना है। भारत में जो है विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। एक तिहाई राज्य विधान परिषद का सदस्य राज्य विधायकों द्वारा जो है चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और बड़े बोर्डों आदि द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से जो है अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, तथा 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्षों में स्नातक निर्वाचन करते हैं। बाकी जो है सारे सारे लोग जो हैं कला क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इसके आंसर ही बड़े लॉन्ग लॉन्ग है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, तो वह उस समुदाय के डैश को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो दो सदस्य, एक सदस्य को, अब क्या हो गया है, अगर ऐसा किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है तो एक सदस्य को कर सकता है, तो एंग्लो इंडियन का। क्योंकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2020 के तहत जो है द्वारा लोक और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण जो है समाप्त कर दिया गया है, और SC ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन में। 104वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो
अगला है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये बात रिपीट हो गई है। अगला है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 सप्ताह जो मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि लगभग लगभग ये 42 दिन, लगभग लगभग 42 दिन जो है हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 से प्रदान करता है और मैक्सिमम 6 सप्ताह के भीतर जो है विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। चलिए, अगला टॉपिक आता है हमारा, वो है राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट, तो 84वां क्वेश्चन है, तो 84वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर जो है बैठक के लिए कौन बुलाता है? जो राज्य विधानमंडल होता है उसके प्रत्येक सदन को समय समय पर जो है कौन बैठक बुलाता है? तो राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्यपाल ही बुला सकता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर जो है विधानमंडल के प्रत्येक सदन की जो है एक बैठक बुला सकता है। ठीक है, प्रत्येक 6 माह से जो है कम एक बार जो है अवश्य जो है बुलाना ही पड़ेगा, 6 माह के अंदर अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? तो विघटन के अधीन जो है मंत्रिमंडल है, विघटन हो सकता है, विधानसभा, मंत्री परिषद हो सकता है, लेकिन विधान परिषद जो है यह विघटन के अधीन है। भारतीय संविधान में विधान परिषद के गठन का जो है प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। एक स्थायी सदन होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम वर्ष जो है 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(2) के तहत जो है प्रति दूसरे वर्ष 1/3 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। हाँ, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा। भारत के 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 150 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य जो है नहीं होंगे। तो 500 से अधिक कहाँ पे? राज्य की विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में, याद रखना इस बात को। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के जो है 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए, किसमें? विधानसभाओं में। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? विधानमंडल की सदस्यता के बिना, अगर विधानमंडल की सदस्यता नहीं है उसके बिना जो है किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं आप, तो 6 महीने के लिए केवल। कोई भी व्यक्ति जब राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 माह तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार जो है यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है लेकिन विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना जो है आवश्यक होता है। यदि वह 6 माह के अंदर विधानसभा का विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र देना होगा।
अगला क्वेश्चन है, डैश निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है। धन विधेयक जो है केवल विधानसभा ही जो है निर्मित कर सकती है, इसी के पास इतना पावर होता है। तो निर्मित करने की शक्ति केवल किसके पास होती है? धन विधेयक, तो विधानसभा के पास। राज्य स्तर पर धन विधेयक बनाने की शक्ति जो है वो राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा के पास होती है। वहीं संसद में धन विधेयक बनाने की जो है शक्ति लोकसभा के पास होती है। किसके होती है? लोकसभा के पास होती है। विधानसभा और लोकसभा। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई भी धन विधेयक तब माना जाएगा यदि वह किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनिमय से संबंधित हो। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, 500 से। राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। भारतीय राज्य की विधानसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में जो है सदस्यों की जो है संख्या 543 से अधिक नहीं होगी, 500 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा सदस्यों के आधार पर जो है बड़े 5 राज्य कौन से हैं? 403 सीट पे जो है विधानसभा का इलेक्शन होता है यूपी में, 288 में महाराष्ट्र में और 243 में जो है बिहार में, 294 जो है पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में 430। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पे है? यूपी में है, 403। चलिए, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो है विधान परिषद है ना, विधान परिषद न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञात हो कि विधानसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन विधान परिषद के लिए जो है 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अब एमएलए 25 वर्ष की आयु में बन सकते हो। और राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को कौन सलाह दे सकता है? मुख्यमंत्री दे सकता है। बी, हाँ, मुख्यमंत्री दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करना एक विधायी मामलों जिसमें राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करना होता है, इसलिए मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल सत्र को जो है स्थगित कर सकता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसी विधानसभा का, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से जो है रोकता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधान की जो है कार्यपालिका की जांच करने से रोकता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 212। अनुच्छेद 212 में यह प्रावधान किया गया है कि विधानमंडल में कार्यवाही और में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। हालांकि यदि राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में असंवैधानिक बात होती है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो 212 के अकॉर्डिंग जो है रोक लग जाता है। आपको बस इतना याद रखना है। अगला है, संसद देश की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या फिर समाप्त कर सकता है। संसद जो है वो राज्य विधानसभा की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना सकता है या फिर समाप्त कर सकता है राज्य विधानसभा के सिफारिश पर। तो यह जो है 169 में इसका प्रावधान है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? राज्य की सीमा, राज्य की सीमा का उल्लेख जो है वो किस में करता है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। यानी कि राज्य में कार्यकारी सीमाओं विषय में एक उल्लेख है। राज्य की कार्यपाली, एक सेकंड, चलिए अगला क्वेश्चन है 162, याद रखिएगा 162 के तहत जो है अम, राज्य की जो है कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं के विषय में उल्लेख है। और राज्य की जो है कार्यकारी शक्ति का प्रयोग जो है विधानसभा के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट जो है खाली करने की आवश्यकता नहीं है? बिना किसी अनुमति के 1 सप्ताह तक जो है अनुपस्थित रहना, बिना किसी शक्ति के 1 सप्ताह तक जो है अनुपस्थित रहना। दिए गए विकल्पों में से राज्य विधानमंडल का सदस्य यदि बिना अनुमति का 1 सप्ताह तक अनुपस्थित जो है रहता है तो वह अपनी सीट खाली करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो इस सदन पर विचार कर सकता है, सदन जो है इस पर विचार कर सकता है। 1 सप्ताह में जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा और सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय जो है वो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की न्यूनतम जो है संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40 सदस्य जो है न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। विधान परिषद जो है न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कहाँ कहाँ? यूपी में है 100 सीट, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 78 और 58 और तेलंगाना में 40। मिनिमम 40 होनी चाहिए, तो तेलंगाना में मिनिमम 40 ही है। यानी कि छः कौन कौन से हैं? यूपी हैं, ठीक है, और बिहार हैं। ये तो आपके यूपी बिहार तो हैं ही विधान परिषद लेके बैठे हुए। बाकी आप चल जाओ, आंध्र प्रदेश में हो गया, है ना, तेलंगाना में हो गया, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों एक साथ है, बचे दो, ये हो गया कर्नाटक और ये हो गया महाराष्ट्र। ये 6 जगह जो है विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषदों के सृजन अथवा विघटन का जो है अधिकार देता है। यदि विधानसभा ऐसा जो है आशय पारित करे तो संसद उसे पास कर नए विधान परिषद गठन जो है मंजूरी दे सकता है। वर्तमान समय में 6 राज्य में जो है विधान परिषद है, मैंने आपको बता दिया। 500 क्वेश्चन, आज का जो है 100वां क्वेश्चन, यानी कि आज का 100वां क्वेश्चन जो है हमारा ये है, जो कि समाप्त हो गया, समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ पे है सबसे अधिक? यूपी में है, ठीक है। कितना है? 403, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31 और विधान परिषद की सीट जो है 100 है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे आता है हमारा 19वां टॉपिक, जो कि 501 से होगा, संघ राज्य। क्योंकि इसमें देखो 700 क्वेश्चन है, आज हमें समाप्त करना है पूरे दिन में मिला के। एक सेशन में फिर से लेके आने वाला हूँ अभी मैं 10 बजे के आसपास, जिसमें कि 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप जो है यूथ पब्लिकेशन का किसी भी बुक का पीडीएफ के लिए जो है आप इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ जो है व्हाट्सअप मैसेज करना है। सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। और क्लास के लिए जो है
क्लास के लिए आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। और व्हाट्सअप भी आप जो है ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं 100 क्वेश्चन के साथ।